क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये जो हमारी अर्थ है, इतनी खूबसूरत अर्थ, इसका ओरिजिन कैसे हुआ होगा? और जब इसका ओरिजिन हुआ होगा, तब ये कैसे रही होगी? और ये वहां से लेकर के आज ये जैसी अर्थ हमको दिखाई देती है, ये इवॉल्व कैसे हुई होगी? यूपीएससी या यूपीपीएससी में हर साल कुछ न कुछ क्वेश्चन अर्थ से पूछा ही जाता है, बट इन दिस एस्पेक्ट कि हमारी अर्थ कैसे ओरिजिन हुई है, कैसे इवॉल्व हुई है। हम एनसीईआरटी सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं, तो उस कंप्लीशन के जर्नी में इस पॉइंट्स को समझना जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 में हमको पढ़ना ही है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। इवन यदि पर्टिकुलरली देखा जाए यूपीएससी या यूपीपीएससी के एग्जामिनेशन में, तो इससे बहुत ज्यादा कुछ वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, बट इन द फ्लो ऑफ एनसीईआरटी सीरीज वी हैव टू कंप्लीट इट, तो हम इसको कंप्लीट करेंगे। क्योंकि कोई वनडे एग्जाम या कहीं अदर जगह पर भी कोई न कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हमको वो चीजें नॉलेज में होना चाहिए। और यदि हमको पता रहेगा, तो इससे यदि हम कोई भी फैक्ट्स आ रहा है या कोई क्वेश्चन एनालिटिकल कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो उसके बेस पर हमको सॉल्व करने में हमको आसानी होगी। इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो चैप्टर नंबर 2 है क्लास 11th का, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर याद रखें कि इस पूरे चैप्टर में हमको दो चीज पढ़ना है। पहला हमको पढ़ना है उसका ओरिजिन पढ़ना है, और दूसरे नंबर पर हमको पढ़ना है इवोल्यूशन पढ़ना है। अब ओरिजिन के लिए, यानी कि ओरिजिन ऑफ द अर्थ के लिए, कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज दिया हुआ है, जिससे हमको अर्थ के ओरिजिन को समझने में आसानी होगी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आदर्श कुमार भारती। आदर्श जीएस लैब में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने बताया कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ द अर्थ, और ओरिजिन ऑफ द अर्थ में हम ये देखेंगे कि जो हमारी अर्थ है वो कैसे ओरिजिन हुई है, यानी कैसे ये इसका ओरिजिनेशन कैसे हुआ है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। यदि हम इसको देखेंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट थियरीज यहाँ पर दिया गया है। जैसे यदि हम यहाँ पर स्टार्ट करें इसको, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, पर्टिकुलरली यदि ये ओरिजिन, पूरे यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, तो इसके लिए हमारे पास 8 थियरीज है, बहुत ही सिंपल थियरीज है। इवन हम जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे, बट एनसीईआरटी के बुक में ये सारी थ्योरीज दिया गया है, बट अनफॉर्चुनेटली वहां पे कोई भी डिटेलिंग नहीं है, थोड़ा सा भी डिटेलिंग नहीं है। तो एटलीस्ट हम उतने डिटेल्स तक जाएंगे ताकि जितनी भी थियरीज है उसको समझने में हमको आसानी हो। जैसे यदि बुक में हम देखेंगे, तो केवल गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट का केवल नाम दे दिया गया है, इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है। उसी तरह से नेबुलर हाइपोथेसिस, जिसको लाप्लास ने दिया था, उसके बारे में कुछ उसका नाम दिया गया है, बताया भी नहीं गया है। सिमिलरली ये प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस है, जिसको चैम्बरलिन ने दिया था। जीन एंड जेफरी का टाइडल थियरी है, रसेल की बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, होयल्स का सुपरनोवा हाइपोथेसिस है, स्मिथ का इंटरस्टेलर हाइपोथेसिस एंड बिग बैंग थियरी। तो हम इन 8 थियरी को वन बाय वन कवर करेंगे, और इतने डिटेल्स में करेंगे ताकि हमारी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो जाए, वो क्लियर रहे। दैट्स इट। हम इसको यूपीएससी ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ कांट, कि कांट के अकॉर्डिंग हमारी अर्थ वो कैसे ओरिजिन हुई है। तो इसके लिए कांट ने एक बहुत ही खूबसूरत परिकल्पना किया कि यूनिवर्स में कुछ प्राइमोर्डियल मैटर थे, वो पहले से ही इसमें एग्जिस्ट करते थे। अब जो ये प्राइमोर्डियल मैटर एग्जिस्ट कर रहे हैं, एग्जिस्ट कहाँ पे करते थे, तो वहां पे कुछ ये गैसेस सा कुछ क्लाउड हुआ करता था। सपोज दैट कि ये गैस का क्लाउड है, और इसी गैस का जो क्लाउड है, ये धीरे धीरे ये मूव कर रहा था, ये स्लोली मूव कर रहा था। और स्लोली मूव करने के कारण इस गैसियस जो गैस के जो क्लाउड है, इसको हम नेबुला बोलते हैं। और इसी में जो ये प्राइमोर्डियल मैटर है, ये एग्जिस्ट करते थे। बट ये जो प्राइमोर्डियल मैटर हैं, ये कैसे थे, तो ये वेरी कोल्ड, यानी कि बहुत ही कोल्ड थे, सॉलिड थे, और ये मोशनलेस थे। ये मोशनलेस का और इसके कोल्डनेस में, दोनों में रिलेशन है। वेरी कोल्ड के लिए
बाद में साइंटिस्ट ने यह बताया कि ये जो पार्टिकल्स से इतने कोल्ड थे कि इनका जो टेम्परेचर था नियरली अबाउट -273 डिग्री सेंटीग्रेड था। यानी कि अगर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 0 केल्विन बनता है, जिसको हम एब्सोल्यूट जीरो भी बोलते हैं। और ये एब्सोल्यूट जीरो होने के कारण ये सभी जो पार्टिकल्स कैसे थे, तो ये मोशन लेस थे, ये बिल्कुल मूव नहीं करते थे। ठीक। अब कांट ने यह बताया कि जो ये प्राइमोर्डियल मैटर हैं, जैसे ही टाइम बीतता गया तो टाइम बीतने के बाद क्या हुआ कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे। अट्रैक्ट क्यों करते थे कि ये म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स लगता था, और उस फोर्स से जो ये प्राइमोर्डियल मैटर है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करने से क्या होगा कि एक कोलाइड करेंगे। और जब इनके बीच में ये कोलिजन होगा तो कोलिजन से क्या जनरेट होगा, तो फ्रिक्शन जनरेट होगा। और जैसे ही फ्रिक्शन जनरेट होगा तो आपने इस जनरल साइंस में पढ़ा हुआ होगा कि उस फ्रिक्शन से क्या डेवलप होगा, तो टेम्परेचर। यानी कि पहले जो ये बहुत ही कोल्ड थे, अब धीरे धीरे फ्रिक्शन से क्या हो रहा है, प्राइमोर्डियल मैटर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। और प्राइमोर्डियल मैटर का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बढ़ रहा है एक साइड, और दूसरे साइड में क्या हो रहा है कि कोलिजन से, फ्रिक्शन से ही जो अभी तक ये मोशनलेस थे, अब इनमें क्या हो रहा है, तो वो मोशन डेवलप हो रहा है। और क्या डेवलप हो गया, तो रोटेटरी मोशन डेवलप हो गया। अब ये जैसे हम ये मान लिए कि एक गोला यहाँ पर है और एक दो गोले हैं, और दोनों गोले आपस में टकरा रहे हैं, तो इसमें ये मोशन डेवलप हो जाता है। सिंपल वे हमें देखे भी होंगे। तो ठीक इसी तरह से जितने भी ये प्राइमोर्डियल मैटर थे उसमें रोटेटरी मोशन डेवलप हो गया। अब क्या हुआ कि जो ये पूरा जो नेबुला है, जो ये गैस का क्लाउड है, इसकी जो साइज है अब वो बढ़ती चली जा रही है। वो बढ़ कैसे रही है, क्योंकि कांट ने ये बताया कि ये सभी जो प्राइमोर्डियल मैटर हैं एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रहे हैं, और अट्रैक्ट होने के कारण क्या हो रहा है कि उनकी जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जो इनका रोटेटरी मोशन है वो बढ़ता जा रहा है। और रोटेटरी मोशन बढ़ने के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, जो उनकी साइज है वो भी बढ़ती चली जा रही है। और कांट ने एक चीज और बताया कि जैसे जैसे उनकी साइज बढ़ रही है, वैसे वैसे जो रोटेटरी मोशन है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। एंड विथ द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो उनका रोटेटरी मोशन है वो इतना स्पीड हो जाता है, इतना स्पीड से मोशन स्टार्ट होता है कि जो उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा हो जाता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होने के कारण ही उस नेबुला से रिंग बाहर निकलती है, और अल्टीमेटली वही रिंग किसमें कन्वर्ट होती है, तो प्लेनेट में कन्वर्ट हो जाती है। और कांट ने यह बताया कि और बाद में जो नेबुला जो बच गया, वो नेबुला क्या हो गया, वो हॉट नेबुला जो बचा हुआ था उससे बन गया हमारा सन, जो प्रेजेंट टाइम में हमको दिखाई दे रहा है। अब कांट की बहुत ही सिंपल सी हाइपोथेसिस थी, और इसके बेस पे यदि हम इसमें निकालें कि इसको अगर हम इवेल्युएट करें तो सबसे पहले ये आता है कि कांट ने जो बताया कि प्राइमोर्डियल मैटर जो एग्जिस्ट करता था, बट कांट नेवर टोल्ड दैट कि ये प्राइमोर्डियल मैटर आया कहाँ से। ठीक। तो पहली पॉइंट ये है, यहाँ पे हमको यहाँ पे ये एक निगेटिव पॉइंट मिलता है कांट के लिए। और दूसरा ये मिलता है कि जो फ्रिक्शन है, जो फ्रिक्शनल फोर्स है, उस फ्रिक्शनल फोर्स से जो कोलिजन है वो प्राइमोर्डियल मैटर में रोटेटरी मोशन डेवलप नहीं किया जा सकता है। और दूसरा ये है कि जो ओरिजिन, जो प्राइमोर्डियल मैटर है उनमें उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, और कि जो उनमें रैंडम मोशन जो जनरेट हुआ उसके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। तो ये तीन चीजें जो है कि वो नहीं बता पाए, यानी कि कांट। तो कांट का इवैल्यूएशन भी हो गया। अब जैसे ही हमने पढ़ा गैसेस हाइपोथेसिस ऑफ कांट, उसके बाद आते हैं लाप्लास, और लाप्लास अपनी थियरी लेकर के आते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग थियरी है। कांट के जहां पर कांट छोड़े थे उसी को आगे बढ़ाते हैं लाप्लास, और लाप्लास ये बताते हैं कि 1 मिनट, यहाँ पर ये हम बता दें कि ये हमारा ये डिस्क बना हुआ था, ये नेबुला का ये डिस्क है। ऐसे जैसे ही ये रोटेट करती गई तो रोटेशन से क्या हुआ कि जो भी हैवी, जो डेंसली पार्ट थे वो इसके यहाँ पे सेंटर की तरफ आ गए, और जो ये हल्के पार्ट थे वो बिल्कुल बाहर की तरफ आउटर साइड में चले गए। और यहीं से ये रिंग ये अलग हुई है, और इस रिंग में हम ये देख सकते हैं कि यहीं से हमारा बना हुआ वीनस है, अर्थ है, मरकरी, वीनस, अर्थ, ये मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, ये सभी हमारे जो भी प्लैनेट्स है इस तरह से डेवलप हुआ।
इसके अलावा यदि हम लाप्लास की थियरी को देखें तो लाप्लास ने ये एज्यूम किया कि वहां पे सबसे पहले क्या था, ह्यूज, बहुत ही बड़ा नेबुला था। ठीक, वो कैसा नेबुला था, तो हॉट गैसियस नेबुला था, यानी कि कांट ने यह बताया कि वो कोल्ड था। लाप्लास ये बता रहा है नहीं, वो बहुत ही गर्म था पहले से ही, और पहले से ही उसकी साइज बहुत ही बड़ी थी, और बड़ी होने के साथ ही क्या हो रहा है, ये पहले से ही रोटेट कर रहा था। अब रोटेशन से क्या हुआ कि अब लाप्लास यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे जो टेम्परेचर है उस नेबुला का वो कम होता गया। वो कम कैसे हो रहा है, तो रेडिएशन से कम हो रहा है, और जैसे उसका टेम्परेचर कम हो रहा है तो नेबुला की जो साइज है वो कम होती चली जा रही है। और जैसे ही नेबुला की साइज जब कम हो रही है तो जो उसका रोटेटरी मोशन है अपने एक्सिस पे वो और तेजी के साथ होता चला जा रहा है। तो जैसे यहाँ पर हमें देखें कि जब उसके साइज में ये कंट्रैक्शन हो रहा है, उसकी साइज छोटी हो रही है, वेलोसिटी उसकी बढ़ती चली जा रही है, साइज छोटी है वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है, तो वन पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या हो रहा है कि उसकी वेलोसिटी इतनी तेजी के साथ बढ़ जाती है कि जो उसका आउटर पार्ट है वो इनर पार्ट के साथ वो मूव नहीं कर पाता है, और आउटर पार्ट वहां से अलग हो जाता है। और ऐसे जो आउटर पार्ट अलग होते हैं वो 9 आउटर पार्ट अलग होते हैं, यानी कि 9 रिंग अलग होती है, और वही 9 रिंग क्या बनती है, तो प्लैनेट्स में कन्वर्ट होती है, जिसको प्लैनेट कहा जाता है। ये 9 इसलिए काउंट किया गया है कि जब थियरी प्रोपाउंड की गई थी उस टाइम पर प्लूटो को भी एक प्लैनेट माना जाता था। अब इसके अलावा यहाँ पर इस थियरी में ये है कि जैसे लाप्लास ने पूरा बता दिया कि 9 रिंग बाहर आई और वही रिंग क्या बनी, तो प्लैनेट बनी। अब यहाँ पर ये देखना है कि इसको हम देखें, थोड़ा सा यदि ध्यान से देखेंगे तो हमको ये पता लगेगा कि लाप्लास ये नहीं बताए कि वो जो नेबुला है वो कहाँ से आया हुआ था, यानी कि नेबुला का ओरिजिनेशन क्या था। और दूसरा लाप्लास ये नहीं बताए कि उसमें से 9 रिंग ही क्यों बाहर आई। 10 भी आ सकती थी, 8 भी आ सकती थी, 12 भी आ सकती थी। सो वाई 9, क्वेश्चन ये है कि 9 रिंग ही क्यों बाहर आई। और तीसरा ये है कि जैसे ही उस नेबुला में से कोई रिंग बाहर आई तो बीच में कोई बल्ज क्रिएट हुआ होगा, तभी तो रिंग बाहर आई। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कोई भी बल्ज इस तरह का सन में नहीं है जो ये बताए कि इसमें से और भी कोई रिंग बाहर आने वाली है। इट मीन्स देयर इज नो बल्ज इन द सन which denote that there might some ring come out from the sun। ठीक, तो ये हो गया। इसके अलावा है कि जितनी जो, और हाँ, सेम प्रोसेस से, जिस प्रोसेस से प्लेनेट बना हुआ है उसी प्रोसेस से सैटेलाइट भी बनी बनी है। क्योंकि जब ये प्लेनेट जब ये मूव कर रहा था अपने एक्सिस पे बड़ी तेजी के साथ में, उससे ही क्या निकल के आ गया, तो सैटेलाइट भी उसी प्रोसेस से निकल करके आई। बट यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर ये दिया हुआ कि कुछ सैटेलाइट ऐसी होती हैं जो अपने पेरेंट यानी कि जो फादर प्लेनेट है उसके अकॉर्डिंग नहीं मूव करती हैं, उसके अपोजिट भी मूव करती हैं। या यदि दूसरा साइड से यदि हम देखें तो कुछ प्लेनेट ऐसे भी हैं जो सन के अराउंड एक ही साइड में मूव नहीं करते हैं। जैसे यदि यहाँ पर देखें तो दो प्लेनेट हैं, जैसे एक वीनस हो गया और दूसरा हो गया यूरेनस। तो वीनस और यूरेनस दो ऐसे प्लेनेट हैं जो क्लॉकवाइज, जो सन के अराउंड वो क्लॉकवाइज मूव करते हैं, यानी कि ये ईस्ट टू, ये वेस्ट मूव करते हैं। बाकी के जो प्लैनेट हैं वो कैसे मूव करते हैं, तो वो मूव करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, और वो मूव करते हैं वेस्ट टू ईस्ट। तो यहाँ पे लाप्लास ये भी नहीं बता पाए कि व्हाई टू प्लैनेट्स आर मूविंग अपोजिट द रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स। एंड इन द लास्ट ये भी नहीं बता पाए लाप्लास कि जो एंगुलर मोमेंटम है प्लैनेट्स का वो डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स का वो डिफरेंट डिफरेंट क्यों है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे कुछ निगेटिव पॉइंट्स है लाप्लास के बारे में दिया गया था। यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जो थियरी कांट और लाप्लास ने दिया हुआ है ये मोनिस्टिक थियरी है, यानी केवल एक सिंगल नेबुला से इन लोगों ने पूरा सोलर सिस्टम को बना दिया। इसके अलावा जो नेक्स्ट थियरी है वो चैम्बरलिन की आती है, और चैम्बरलिन की जो थियरी है वो प्लानिटेसिमल थियरी होती है, जिसमें ये बताया गया है कि जो हमारा ये सोलर सिस्टम है वो एक प्लैनेट से नहीं, वो 2 प्लैनेट से बना हुआ है, और इसको हम बोलते हैं डुअलिस्टिक थियरी भी बोलते हैं, जिसमें 2 प्लैनेट हो, जिसमें 2 स्टार होते हैं।
अब यहाँ पर चैम्बरलिन की थियरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी क्या जो हमने पढ़ा है, कांट है, लाप्लास, उन लोगों ने बता दिया कि अर्थ कैसे ओरिजिन हुई है। चैम्बरलिन ने ये बताया कि अर्थ कैसे ओरिजिन हुई है। इसके अलावा वो ये भी बताए कि जो अर्थ का स्ट्रक्चर है, जो अर्थ की लेयर है, वो कैसे डेवलप हुई। और इसके अलावा वो ये भी बताए कि एटमॉस्फेयर कैसे डेवलप हुआ, कंटिनेंट कैसे डेवलप हुआ, ओशन कैसे डेवलप हुआ। इन सभी क्वेश्चन का आंसर भी चैम्बरलिन दिए। अब हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि चैम्बरलिन के अकॉर्डिंग ये जो सोलर सिस्टम वो कैसे डेवलप हुआ। तो चैम्बरलिन ने ये बताया कि दो सन थे, एक जिसको प्रोटोसन बोला जाता है और दूसरा सन है जिसको कंपेनियन स्टार या इंट्रूडिंग स्टार बोलते हैं, जो बहुत ही हैवी था, जिसका वेट बहुत ज्यादा था, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जिसकी बहुत ज्यादा थी। तो यहाँ पर हम ये इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ पर ये सन हो गया और यहाँ पे कोई छोटा सा छोटा का मतलब है कि उसको बहुत, उसकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए हमको देखने में वो छोटा दिखाई दे रहा था, लेकिन रियलिटी में क्या है कि ये इससे बड़ा था। अब जैसे जैसे ये सन इंट्रूडिंग स्टार जो कंपेनियन स्टार है, जैसे जैसे ये पास में आने लगा, तो पास में आने के कारण क्या हुआ, जैसे ये सन यहाँ पे ये है और जैसे जैसे यहाँ पर आया, वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या हुआ कि इस जो सन है यहाँ से एक ये बल्ज क्रिएट हुआ। अब इस बल्ज क्रिएट होने के कारण अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर आया कंपेनियन स्टार, यहाँ पर आया, तो कुछ इस तरह से ये बल्ज डेवलप हो गया। अब इस बल्ज के डेवलप होने से क्या हुआ कि जो हमारा मेन सन है, इस मेन सन में से बहुत ढेर सारे छोटे छोटे रॉक्स, मटेरियल्स, रिंग्स वो बाहर आ गए। तो जितने भी ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, जो पहले क्या थे, तो और उस सन में फिर जो स्मॉल पार्टिकल्स जो बाहर आए आउटर सरफेस पे, जो प्रोटोसन से क्या हुए वो आउटर सरफेस पे बाहर आए, उसी को हम क्या बोले, तो प्लेनेटेसिमल्स बोले। अगेन मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं, जैसे इसमें ये जैसे दिखाया गया इस तरह से बाहर नहीं आए, जैसे इसमें से ये वाला हिस्सा बाहर आ गया, उसके बाद ये वाला हिस्सा बाहर आ गया, उसके बाद ये वाला हिस्सा बाहर आ गया, फिर ऐसे बाहर आया। तो इस जो प्लेनेटेसिमल यानी कि जो पार्टिकल्स प्रोटोसन से बाहर आए, जो स्मॉल पार्टिकल्स प्रोटोसन से बाहर आए, उन्हीं को कहा जाता है, ये प्लैनेटेसिमल्स कहा जाता है। अभी जो प्लैनेटेसिमल्स थे, इनकी जो साइज थी वो अलग अलग थी, ऐसा नहीं था कि सभी की साइज बराबर रही होगी। इसमें क्या था कि कुछ प्लैनेटेसिमल बहुत ही बड़े साइज में थे, कुछ प्लैनेटेसिमल कैसे थे तो छोटे छोटे थे। अब हुआ क्या कि बाद में आगे चल करके ये जो प्लैनेटेसिमल था जिसकी साइज बहुत ही बड़ी थी, इन इसने क्या किया कि छोटे छोटे प्लैनेटेसिमल्स को अपने साइड में वो अट्रैक्ट किया, और अट्रैक्ट करने से ये एक्रीट किया सभी को, और एक्रीशन से, ड्यू टू एक्रीशन, ये क्या बना कि ये हमारा एक कंप्लीट प्लेनेट बन गया। और जैसे हमने बताया कि एक्रीशन से क्या हुआ कि ये प्लेनेट बना, जिसमें यह हुआ कि जो भारी प्लेनेटेसिमल रहा होगा वो सेंटर में गया, जो हल्के जो जिनकी डेंसिटी कम थी वो थोड़ा और बाहर रहे होंगे, जिनकी डेंसिटी और कम थी वो और बाहर रहे होंगे। जैसे भी हम अपने अर्थ के केस में देखेंगे, तो जो सबसे भारी प्लेनेटेसिमल्स रहा होगा जिसको हम कोर बोलते हैं, कोर हमारा यहाँ पर आ गया। जो हल्का प्लैनेटेसिमल्स था वो हमारा हो गया मेंटल, और मेंटल यहाँ पर आ गया। और जो बिल्कुल हल्का प्लैनेटेसिमल्स है, जो डस्ट पार्टिकल्स एटसेट्रा, उनके एक्रीशन से क्या बना, तो ये हमारा ये क्रस्ट बन गया, और इस तरह से जो तीन लेयर है हमारी अर्थ की वो यहाँ पे बन करके क्लियर हो गई। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा। हाँ, और इसके अलावा जो एयर मॉलिक्यूल्स थे, जो एयर पार्टिकल्स थे, उससे क्या बन गया था, उससे हमारा ये बन गया, हमारा क्या बन गया, एटमॉस्फेयर बन गया। तो यहाँ पर इस प्रोसेस से हम ये देख सकते हैं कि कैसे जो हमारी अर्थ है, अर्थ भी डेवलप हुई, उसका स्ट्रक्चर भी कैसे डेवलप हुआ, लेयर कैसे बना, एटमॉस्फेयर कैसे बना। तो चैम्बरलिन ने यहाँ पर ये सब कुछ क्लियर कर दिया। इसके अलावा यदि हम देखेंगे, ये एवरीथिंग आई एक्सप्लेन्ड देयर। अब आता है प्लैनेटेसिमल्स के बाद में जो हमारे नेक्स्ट थियरी आती है, वो जीन्स और जेफरी की टाइडल थियरी आती है। तो इसको हम देख लेते हैं कि जीन्स और जेफरी के टाइडल थियरी में क्या होता है। अब यहाँ पर जैसे कि बहुत ही सिंपल है, जैसे हम चैम्बरलिन को पढ़े थे वैसे ही सेम थियरी है जीन और जेफरी की है।
बस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि चैम्बरलिन ने ये बताया कि उससे स्मॉल पार्टिकल्स अलग हुए, किससे? प्रोटोसन से। यानी कि जैसे प्रोटोसन से स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स अलग हुए और वो पार्टिकल्स कंसोलिडेट हुए, अक्रीट हुए, और अक्रीट होने की वजह से क्या बना? तो प्लैनेट्स बना। जीन और जेफरी कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं था। जीन और जेफरी बताते हैं कि ये सन हो गया, और सन से जैसे ही इंट्रूडिंग स्टार यानी कैंपेनियन स्टार उसके पास से गुजरा, वैसे ही एक रिंग कुछ इस तरह से वो आकर के अलग हो गई। किससे अलग हो गई? तो सन से अलग हो गई। और इस रिंग को क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है फिलामेंट। और यहां पर हम ध्यान से देखेंगे, जो इस फिलामेंट की जो साइज है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है, जैसे कि इसके दोनों किनारों पे जो उसकी साइज है वो छोटी है, और बीच में क्या उसकी साइज बड़ी हो गई है। मतलब ये हुआ कि जब स्टार दूर पे रहा होगा, जब ग्रेविटेशनल फोर्स कम रहा होगा, तो छोटा सा पार्ट बाहर निकला हुआ होगा, और जैसे ही स्टार उसके पास में आता चला गया, आता चला गया, आता चला गया, वैसे वैसे जो फिलामेंट की साइज है, जो रिंग बाहर निकल रही है, उसकी साइज क्या हो गई? बड़ी होती गई ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और जैसे ही बिल्कुल पास में आ गया, वो उससे क्या हुआ? सबसे बड़ा साइज निकला होगा फिलामेंट का। और जैसे जैसे वो स्टार सन से दूर होता चला गया, अगेन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम होता चला गया, और कम होने के कारण फिर से जो उसकी साइज थी रिंग की वो छोटी होती चली गई। और इसी प्रकार से यदि हम देखेंगे तो जो फिलामेंट की जो साइज होती है वो कुछ इस तरह से होती है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, जो हमारे यहाँ पे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं, उसकी जो साइज है, उस साइज को ये बिल्कुल क्लियरली एक्सप्लेन करता है। जैसे यहाँ पर देखें, जो सबसे पहला आता है हमारा, आता है वो मरकरी। जैसे यहाँ पर हो गया ये मरकरी। मरकरी के बाद में देखेंगे यहाँ पर हमारा वीनस। वीनस के बाद में है अर्थ। अर्थ के बाद में है मार्स। मार्स के बाद है जुपिटर। और जुपिटर जो बिल्कुल बीच में, जो फिलामेंट है उस फिलामेंट के बिल्कुल बीच में है, और उसकी साइज क्या है? तो सबसे ज्यादा है। वैसे जो भी प्लैनेट्स आते हैं, इसकी देखिए साइज फिर आगे क्या होती है? तो कम होती चली जाती है, और लास्ट के टाइम पर यहाँ पर क्या आता है? तो प्लूटो आता है। इट मीन्स कि जीन और जेफरी की जो थियरी है प्लैनेट्स के साइज को करेक्टली एक्सप्लेन करती है। तो यहां पर हमने ये देख लिया, टाइडल थ्योरी ऑफ जीन एंड जेफरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में आते हैं रसेल। और रसेल महोदय ये बताते हैं कि ओरिजिन ऑफ द जो अर्थ हुआ है, ये दो स्टार से हुआ है। बाइनरी स्टार है, इसका नाम ही बता रहा कि ये बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस है। तो इसमें इन्होंने बताया कि जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी दो स्टार थे। अब ये जब दो स्टार हैं, तो इन दो स्टार के होने की वजह से क्या हो रहा है? अब इसमें इन्होंने ये बताया कि दो स्टार थे, वो कपल टुगेदर हैं, यानी कि इसमें से क्या हो गया? एक ये सन हो गया, ये एक स्टार हो गया, और दूसरा एक इंट्रूडिंग स्टार है जो यहाँ से पास में आ रहा है, जिसको हमने ये मान लिया कि इंट्रूडिंग स्टार है। अब जैसे जैसे इंट्रूडिंग स्टार ये पास में होता चला जा रहा है, हाँ, और इसके अलावा ये है कि जो दोनों स्टार हैं ये दोनों मूव कर रहे हैं अपने एक्सिस पे। अब जैसे ये इंट्रूडिंग स्टार ये पास में आता है, वहां से यहाँ से बल्जिंग स्टार्ट होती है इसमें से, और ये बल्जिंग जो स्टार्ट होती है इसी से क्या बनता है? तो हमारा पूरा सोलर सिस्टम बनता है, पूरा प्लैनेट्स बनता है। बट रसेल ये एक्सप्लेन नहीं किए कि आने के बाद जो पार्ट यहाँ से निकला वो तो प्लैनेट्स बन गया, दैट्स इट। बट जो रिमेनेंट पार्ट है उसका क्या हुआ, उसके बारे में नहीं बताए। और इसके अलावा जो ये इंट्रूडिंग स्टार है इसके बारे में नहीं बताए। और ये हमारा, ये ओरिजिनल हमारा सन है, अलग है। अब इस थियरी का सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जो ये प्लैनेट्स है, इसका जो कैरेक्टर है और ये जो सन का कैरेक्टर है, दोनों अलग अलग है। बाकी जो भी थियरी बताई गई है उस थियरी के अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए कि जो प्लैनेट्स का कैरेक्टर और सन का कैरेक्टर दोनों सेम होना चाहिए, बट वो सेम नहीं है, बहुत डिफरेंट है। और इसी को एक्सप्लेन करने के लिए रसेल ने ये थियरी दिया, जिसमें क्लियरली ये क्लियर होता है कि जो सन की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अलग है, और जितने भी जो प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अलग है। ये रसेल्स की ये बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस हो गई। इसके बाद हम आते हैं होयल्स सुपरनोवा हाइपोथेसिस। ये क्वाइट इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग है इसलिए है, ये ठीक ये चैम्बरलिन पे रही है, यानी कि ये डुअलिस्टिक थियरी चल रही है जहां पे टू स्टार थियरी है। और यहाँ पर
होयल्स ने ये बताया कि ये हमारा एक सन हो गया, जैसे इस फिगर में भी हम देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे ये सन, और इसके अलावा क्या है, ये कंपेनियन स्टार है। अब ये कंपेनियन स्टार है, अब इसमें हुआ क्या कि ये दोनों मूव कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, यानी कि हमारा एक प्रिमिटिव सन हो गया, दूसरा कंपेनियन स्टार है। और जो कंपेनियन स्टार है ये बहुत ही बड़ा है, ये बिग जायंट स्टार है, ठीक। और बिग जायंट स्टार है, और ये मूव कैसे कर रहा है, क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिव हैपनिंग्स हो रही है ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन। अब जिसमें हाइड्रोजन जो अवेलेबल है, अब वो हाइड्रोजन क्या हो गया कि वो कंज्यूम हो गया, अब वो खत्म हो गया। खत्म होने से क्या हुआ कि जो कैंपेनियन स्टार है वो कोलैप्स हो गया और वायलेंटली एक्सप्लोड हो गया, पूरी तरह से फट गया। और फटने के कारण से क्या हुआ कि जो इसके एलिमेंट्स हैं, जो भी इसके एलिमेंट्स निकले, वो एलिमेंट्स क्या किए, वो सन के अराउंड ये मूव करने लगे। और मूव करते करते बाद में इनका एक्रीशन हुआ, कंसोलिडेशन हुआ। और एक्रीशन और कंसोलिडेशन होने से क्या बना, तो यहाँ पे प्लैनेट्स बन गए। जैसे जैसे उसका एक्रीशन हो गया वैसे उससे प्लैनेट्स बने, और बाद में चल करके ये क्या डेवलप हो गया, तो पूरा ये प्लैनेट्स डेवलप हो गया, मरकरी है, वीनस है, ठीक, एक्सेट्रा। ये पूरे हमारे प्लैनेट्स कैसे डेवलप हो गए, तो एक्रीशन से। जो भी मटेरियल्स निकला उनके एक्सप्लोजन का, उससे क्या हुआ, तो यहाँ पे एक्रीशन हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, और उससे क्या बना, तो प्लैनेट्स बन गया। अब ये सेकेंड लास्ट थियरी है, स्मिट की इंटरस्टेलर हाइपोथेसिस है, और इसमें ये बताते हैं, इस फिगर समझ सकते हैं। इन्होंने ये बताया कि ये है सन, और सन के अराउंड क्या है, खूब बहुत ढेर सारे ये डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं, जिनको स्मिट ने बताया कि ये सभी क्या हैं, तो ये डार्क मैटर हैं। ये सभी क्या हैं, डार्क मैटर हैं, और स्मिट ने इसी का नाम बताया था कि ये इंटरस्टेलर है। अब हुआ क्या कि इन द कमिंग टाइम के जो इंटरस्टेलर हैं, जो डार्क मैटर हैं, वो सन के अराउंड ये मूव कर रहे हैं। और सन के अराउंड ये मूव करते करते क्या हुआ कि फिर से अगेन उनका अक्रीशन होता है, कंसोलिडेशन होता है, और कंसोलिडेशन हुआ, उनका कंडेंसेशन हुआ, क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन होने से जितने भी ये पार्ट्स थे वो इकट्ठा होते चले गए, उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स आया, फिर से इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होते होते, और ये जो भी ये सन है उसके अराउंड वो मूव करते रहे। और मूव करने के कारण ही, यानी कि एक टाइम ऐसा आया कि ये सभी प्लेनेट का रूप ले लिए, और प्लेनेट के होने की वजह से, और ये सन के अराउंड क्या हो गया, ये मूव करने लगे, और हमारा क्या बन गया, तो सोलर सिस्टम यहाँ पर ये तैयार हो गया। अब लास्ट की जो थियरी है वो है बिग बैंग थियरी। अब वो बिग बैंग थियरी में क्या होता है, तो बिग बैंग थियरी ये सिंपली ये बताती है, और नियरली 1920s में ये थियरी प्रोपाउंड की गई थी, ये जॉर्ज ले नाइट्रे के द्वारा। और इसमें बहुत से साइंटिस्ट अलग से भी आए हुए थे, जैसे कि ये गेमनो थे जो 1970s में इसको और इम्प्रूव किए। और अकॉर्डिंग टू विच कि ये जो यूनिवर्स है ये बना कहाँ से है, तो ये एक छोटे से पॉइंट से बना हुआ है। ये इनफाइनाइट डेंसिटी का था, इनफाइनाइट टेम्परेचर था इसका, इनफाइनाइट छोटा था, ये इनफाइनाइटली ये स्मॉल पार्टिकल्स था, और ये अचानक से क्या हो गया, ये बूम कर गया, एक्सप्लोड कर गया। और एक्सप्लोजन की वजह से क्या हो गया कि ये हमारा सब ये बनता चला गया, ये जितने भी यहाँ पे पार्ट्स यूनिवर्स में बने हैं, गैलेक्सी, स्टार, प्लैनेट्स, एक्सेट्रा। और प्रेजेंट टाइम इसको हम ध्यान से देखेंगे, जो भी ये प्लैनेट्स हैं, जो गैलेक्सीज वगैरह जो बनी हुई हैं, उनमें एक्सपेंशन हो रहा है। उनका एक्सपेंशन ये ठीक उसी तरह से हो रहा है, जैसे यदि हम गुब्बारे में हवा भरेंगे और उस पर यदि हम 2 मार्क लगा दें, सपोज दैट कि ये कोई एक गुब्बारा है, बैलून है, और बैलून में यदि यहाँ पे हम 2 मार्क लगा दिए, और इसको यदि फिर से यदि हम उसको और हवा यदि भरेंगे, जब इसकी साइज और बड़ी हो जाएगी, तो जो इनका जो प्लेस है ये और अलग होता, बड़ा होता चला जाएगा। तो ड्यू टू विच जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रहा है। So ultimately, this is all about all the theories related with the origin of the earth. अब हम क्या करेंगे कि जो हार्डकोर जो ये चैप्टर है, उस चैप्टर के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे, जो एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 में दिया गया है। But I think video is getting longer,
So I will complete here, and in the next part I will start again the hardcore topic of the chapter number 2, that is India, that is origin and evolution of the earth. Thank you, have a nice day.